हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी का सीरीज़ शुरू किया हूं। क्लास 6 to 12 तक का एनसीईआरटी साइंस में जो साइंस की पुस्तक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी गई है, उन्हीं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक है। उसमें हम लोग 8 चैप्टर के बारे में 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की जो ये पुस्तकें हैं, 9 नंबर चैप्टर के बारे में देखेंगे। सजीव एवं उनका परिवेश, यानी कि सजीव और उन लोगों का उसका परिवेश किस तरह से है, कहाँ कहाँ रहता है, जल में कौन कौन से रहते हैं, वायु में कौन से रहते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 देखते हैं। पूरी तरीक़ा से स्पष्ट रूप से क्लास 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक से ये प्रश्न ली गई है, आप लोग पूरी तरह से देख सकते हैं। ये आने वाले समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, बिहार एसआई और जितनी भी परीक्षा में जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, एज इट इज़ एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 है सजीव और उनका परिवेश। उसी को चैप्टर से ये पहला प्रश्न है। आइए देखते हैं। पौधे और जीवों के अनुकूलन एडैप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। पौधे और जीवों के विशिष्ट, ऑप्शन नंबर ए, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि मैदान क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों के बाद वह सहज हो जाते हैं। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? एडप्शन, यानी कि आप वहाँ के वातावरण में जाके एडप्ट कर लिए, वहाँ के वातावरण को पूरी तरह से आप अपना लिए, इस तरह से बोल सकते हैं। तो पौधे और जीवों की विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं, एडप्शन कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का 1 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पे बता रहा है कि कथन ए सही है, परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल का में नहीं होता है। यानी कि अनुकूलन जो है, एडप्शन जो है, बहुत अल्पकाल का मतलब कि कम समय के लिए नहीं होता है। यह हजारों वर्षों से आए परिवर्तन के प्रति पौधे और जीव के अनुकूलन होने से संबंधित है। अनुकूलन शॉर्ट टर्म का नहीं होता है, अनुकूलन लॉन्ग टर्म का होता है। सबसे पहला बात, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने की कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि में संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव पर रहने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूल कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में हुए अनुकूलन से भिन्न है। यानी कि अनुकूलन बहुत लंबे समय तक हो सकता है और अल्पकाल में जो परिवर्तन हुआ वो अनुकूलन नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवास का मतलब क्या होता है? आवास मतलब घर होता है। तो आवास का मतलब हम लोग आवास के बारे में देखते हैं। आवासों के विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से कोई सम्मिलित नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे स्पष्ट, ये कौन सा कथन सही है। तो सही का मतलब क्या होता है? आवास का मतलब क्या होगा कि कोई सजीव जहाँ पे रहता है उसको आवास बोलेंगे। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे जैव घटक है, यानी कि जैव घटक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 दी गई है आपको, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक है। यानी कि 2 तरह के घटक हो गए, एक जैव घटक और एक अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे आ जाएंगे और अजैविक घटक के अंतर्गत चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 1 बहुत ही सटीक आंसर हो जाएगा। आपको 2 प्रश्न और यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीव वस्तु आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत सजीव वस्तु आते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीव वस्तु आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, परंतु 3 गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश भी अजैव घटक का उदाहरण है।
इनमें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको ये ऊर्जा का वर्गीकरण नहीं बोला जा सकता। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ऊँट जो है मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वहाँ के लिए अनुकूलित होता है, यानी कि वहाँ के वातावरण के लिए पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से सूट बैठ जाता है। तो क्या कारण है कि वहाँ मरुस्थल में ऊँट अच्छे तरीक़े से सर्वाइव कर पाता है? आइए उसके बारे में ऑप्शन देखते हैं। उनके पैर लंबे होते हैं, उसके शरीर रेत पर गर्मी से दूर रहता है, उसके मूत्रोत्सर्जन मात्रा बहुत कम होती है तथा मूल शुष्क होता है, उसे पसीना नहीं आता है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से हम पहले बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ऊँट मरुस्थल में पूरी तरह से अनुकूलित रहता है। क्यों? क्योंकि उसका पैर लंबा होता है। लंबा होने के कारण बालू तो गर्म हो जाता है, तो बालू के गर्म होने से ऊँट का जो पैर लंबा होता है उसके गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता, सबसे पहला कारण। उसमें वो मूत्र का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करता है, एक बार में पानी पी लेता है तो 1 महीना तक रहता है, ये भी बात है। और ऊँट को पसीना नहीं आता है, तो पसीना अगर नहीं आता है तो वो पानी शरीर से बाहर नहीं निकलता है, तो उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और राजस्थान में पानी की कमी को पूरी तरह से पूरा कर पाता है। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उपयुक्त सभी विशेषताओं के कारण ऊँट के शरीर से जल ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना वे कई दिनों तक रह सकता है। यानी कि जल नहीं भी मिले ना तो वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और ऊँट के जो कुबर में वसा भरा होता है, फैट भरा होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। तो विचार क्या करना है? विचार करना है कि उपयुक्त में से किनका शरीर धारा रेखीय नहीं है। ठीक है, धारा रेखीय हम लोगों ने पढ़ा था कि मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, बीच में मोटा होता है और जो किनारे वाला जो भाग होता है, पूंछ की तरफ का भाग होता है, पतला होता है, ताकि वो उसको तैरने में सुविधा हो पाए। तो मछली तो धारा रेखीय है। ऑक्टोपस ये एक जीव है जिसको 8 पैर होता है, और स्क्विड ये दोनों धारा रेखीय नहीं होती है। मछली जो है ये धारा रेखीय का उदाहरण है। तो हम लोगों से पूछा जा सकता है कि मछली कैसा है, तो मछली धारा रेखीय होती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो पूरी तरह से हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, पहला प्रश्न। यह मछली को पानी में गति करने में सहायता प्रदान करता है, यानी कि मछली को पानी में चलने के लिए धारा रेखीय होना बहुत ज़रूरी है। जो भी पानी में मछलियाँ होती है, जो भी पानी में जंतु होते हैं, उसको चलने के लिए सबसे सहायता प्रदान करता है उसका धारा रेखीय होना। ठीक है, मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। यह सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके जो कवर्ड होता है, सल्क होता है, वो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। साथ ही जल में सुगम गति करने में भी सहायक होता है, यानी कि जल में अच्छी तरीक़ा से चल पाए, इसके लिए धारा रेखीय होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतु का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपना शरीर धारा रेखीय बना लेते हैं। ये उनमें एक अलग गुण है। स्क्विड और ऑक्टोपस समुद्री जीव हैं, ये भी समुद्री जीव हैं, मछली भी समुद्री जीव हैं, लेकिन ये धारा रेखीय नहीं होते हैं। जब इनको पानी में रखा जाता है तो जब चलने की परिस्थिति बनाते हैं तो ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। ये इनमें अलग तरह का गुण है, इसीलिए ये प्रश्न बनाई जाती है, प्रश्न पूछी जाती है। तो स्क्विड और ऑक्टोपस जलीय जंतु है, ये धारा रेखीय नहीं होती है, लेकिन जब ये जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। ठीक है, अब बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, क्या विचार करना है? उपयुक्त में से किनमें श्वसन के लिए गिल्स क्लोम नहीं होते हैं? तो कौन सा ऐसा जो यहाँ पे जंतु है जो कि श्वसन क्लोम से नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दी गई है 2 और 3। 2 और 3 कौन कौन सा? व्हेल मछली और डॉल्फिन, ये आपको गिल्स से सांस नहीं लेती है। ऑक्टोपस जो है ये पूरी तरह से गिल्स से सांस लेती है। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल्स क्लोम होते हैं। ऑक्टोपस जो है ये 8 पैर वाली समुद्री जीव है जो कि श्वसन के लिए गिल्स यानी क्लोम की आवश्यकता होती है। गिल्ड, स्क्विड और मछली भी होते हैं।
गिल्स जो स्क्विड मछली में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन और व्हेल कुछ जंतु में गिल्स नहीं होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल दोनों मछलियाँ में गिल्स नहीं होती है। ये सिर के ऊपर नसा द्वार अथवा वात छिद्र द्वारा सांस लेते हैं, यानी कि डॉल्फिन और व्हेल दोनों भी मछली हैं, लेकिन ये सिर के ऊपर एक नाक नसा द्वार मतलब कि नाक का दरवाज़ा होता है, द्वार होता है, वहीं पे वात छिद्र होता है जिससे कि वो श्वसन लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए भी रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्र के सतह पर आकर श्वसन छिद्र में जल बाहर निकालते हैं। स्वच्छ देखिए, जब आप डॉल्फिन को देखते हैं, अगर व्हेल मछली को देखते हैं कि बहुत लंबे लंबे छलांग लगा के बाहर आता है और वहाँ से पानी निकालता है और वहाँ से हवा को ले लेता है और उसी हवा के द्वारा वो सांस लेता है। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना होगा कि डॉल्फिन और व्हेल क्लोन से सांस नहीं लेते हैं, गिल से सांस नहीं लेते हैं, गल्फर से सांस नहीं लेते हैं। इनके लिए सांस लेने के लिए नसा द्वार होती है। ये बहुत समय तक सांस नहीं लेने के बाद भी जीवित रहते हैं। ये समुद्र से बाहर निकलते हैं कुछ समय के लिए और पानी अपने नसवादार से पानी बाहर निकाल देते हैं और उसमें हवा भर लेते हैं और उसी हवा से ये बिल्कुल सांस लेते हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छे तरीक़ा से समझ रहे होंगे। देखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करिएगा तभी मुझे मनोबल बढ़ेगा और मैं आने वाले समय में 6 to 12 की मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि साइंस की पुस्तक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी की पुस्तकों की NCERT की ऑब्जेक्टिव कवर कराऊँगा पूरी तरह से इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं एक नया अभी काम शुरू कर रहा हूँ, लूसेंट का पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा, उसके बाद पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे लूसेंट की पहले सब्जेक्टिव वीडियो आएगी 2-3 और जब सब्जेक्टिव ख़त्म होगी तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगी। तो धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए। जीएस की तैयारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारी हो पाएगी। आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यानी जीएस के प्रश्न जिस परीक्षा में पूछे जाते हैं, बेहतर परीक्षाओं के लिए भी इस चैनल से जुड़िए। चैनल छोटा है लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से कंटेंट दी जाएगी। धीरे धीरे थोड़ा सा जुड़िए, मेंबर बढ़ने के बाद धीरे धीरे मैं और भी काम करूंगा। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सब में तो पत्ता में होता है, लेकिन नागफनी तो कहाँ पे उगता है? रेगिस्तान में उगता है। रेगिस्तान वाले जो पौधे होते हैं उसमें पत्ता नहीं होता है, पत्ते कांटे का रूप ले लेता है। अगर पत्ता होगा फिर में तो जल का अवशोषण बाहर निकालेगा। जड़ में जल ही नहीं होगा, रेगिस्तान में तो जल की कमी है, तो पानी की कमी है और वहाँ से पत्ता क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन का काम करता है, वेपोराइजेशन का काम करता है, तो वो पानी निकाल देगा तो पानी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नागफनी जो है, नागफनी या जितने भी मरुस्थल के पौधे होते हैं वो पत्ता कांटे का रूप ले लेता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तना से होती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करती है। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी रहती हैं। कुछ पौधे पत्तियां को कांटे के रूप में ले लेती हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ की पत्ती नहीं होती है, पत्ती होती भी है तो वो कांटा में बदल जाती है। इससे पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से जल की ह्रास में कमी होती है। यही तो प्रकृति का समझिए कि प्रकृति का स्वरूप है या प्ररूप कह सकते हैं कि जैसा वहाँ का वातावरण होगा उस तरह से वहाँ की जितने भी मतलब कि पेड़ पौधे जीव जंतु हो जाते। जैसे रेगिस्तान में का जहाज ऊँट को कहा जाता है, हम लोगों ने प्रश्न पहले पढ़ा था। तो रेगिस्तान में ही ऊँट क्यों? क्योंकि वहाँ के लिए अनुकूलित है। रेगिस्तान के जितने भी पौधे हैं ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे जल का अवशोषण कम करेंगे, वो पत्ता कांटे का रूप ले लेती है ताकि वहाँ पानी का बर्बादी नहीं होगा, क्योंकि पानी तो कम ही होती है। नागफनी की पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इनका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्य तौर पर तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ जल अवशोषण के लिए मिट्टी की में बहुत गहराई तक चली जाती है। अब ये भी याद रखना होगा कि जो मरुस्थल की जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसका जड़ जो है ना बहुत नीचे तक चला जाता है। काहे के लिए? पानी की तलाश के लिए। यानी कि पानी की जहाँ तक पानी की तलाश के लिए मरुस्थल के पौधे का जड़ बहुत दूर तक चला जाता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये सब प्रश्नों की संख्या तो कम होती है एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि मैंने परीक्षा दिया है और देता भी हूँ। बहुत अच्छे तरीक़ा से प्रश्न आपको इसी से कहीं ना कहीं प्रश्न आपको पूछी जाएगी और मैं कोट भी करता हूँ कहीं कहीं, जो भी अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछी जाती है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन।
पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु के अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? पत्तियां वायु को अंदर लेती हैं, अगले चरण में क्या करती है? ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पौधे की पत्ती श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अपनी ओर लेती है, बाद में क्या करती है? तो बाद में ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मैंने और ऑप्शन के बारे में चर्चा नहीं किया कि और ऑप्शन के बारे में चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम से आप लोग ले लीजिएगा। पौधे का श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उसकी पत्तियों द्वारा होती है। पत्तियों सूक्ष्म रंध्र का मतलब होता है छिद्र का मतलब वैज्ञानिक भाषा में स्टोमाटा बोला जाता है, द्वारा वायु को अंदर लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड का वायु में निष्कासित करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय में भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात निरंतर चलती रहती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने लाल से कोट किया है कि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों में चलती है, लेकिन पौधे खाना केवल दिन में बनाती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में केवल खाना बनाती है, लेकिन श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों में होती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि श्वसन की क्रिया कब होती है, तो दिन और रात दोनों में होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दिन और रात दोनों में होती है, लेकिन खाना बनाने का काम केवल दिन में होता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत अधिक होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखिए, भोजन बनाने में ऑक्सीजन की मात्रा भी लगती है और हम लोग श्वसन में भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो श्वसन में ऑक्सीजन जो लेते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं और भोजन बनाने में ऑक्सीजन हम लोगों को कम लगता है। इसी बात को यहाँ पे आपको लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है सब में, पौधे में, जीव में और बीज में। अब कैसे होती है हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने देखा, जैसे अभी ऑप्शन के अनुसार तो समझ रहे होंगे कि पौधे और जीव में ही होते होंगे, बीज में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। आइए हम जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ बीज में श्वसन होता है या नहीं होता है। श्वसन सभी सजीव का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीव के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन नहीं होगा तो हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी। पौधे और जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय तक चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। जैसे हम लोग डालते हैं कोई बोरा में गेहूं को डालते हैं तो कभी कभी गर्मी महसूस होता है। हम लोग जब गेहूं में हाथ डालते हैं, आप लोग गांव में कभी गेहूं रखिएगा तो डालिएगा उसमें हाथ डालिएगा तो गर्मी महसूस होता है गेहूं की बोरी में। उसी गर्मी के कारण ये श्वसन की प्रक्रिया पूरी करती है। तो आप लोग अगर नया जाने होंगे आज तक कि हाँ बीज में श्वसन होती है कि नहीं, तो बिल्कुल बीज भी श्वसन करता है, क्योंकि श्वसन नहीं करता तो वो सड़ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विचार करने की बात है उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन। अब यहाँ पे है उपयुक्त कथनों में से उपयुक्त में से कौन से सजीव, जंतु और पौधे दोनों के लक्षण हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि जो तीनों लक्षण है। देखिए, सबसे पहले तो उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, कुछ पदार्थों को बाहर निकालना। प्रजनन का मतलब कि एक संतान की उत्पत्ति करना। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपन का मतलब होता है प्रकाश के संबंधित बातें हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश आता है तो आँख थोड़ा सा, जैसे आँख खुला रहता है, लाइट जलाते हैं तो आँख थोड़ा सा झुक जाता है, आँख बंद हो जाता है, वो उद्दीपन के बारे में हम समझते हैं। बहुत अच्छा टर्म है। जैसे बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन, जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि उद्दीपन कहते हैं। जैसे कांटा चुभता है तो हम थोड़ा सा हमें अनुभव होता है,
तेज़ प्रकाश में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अनुभव होता है। आज बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो हम लोग उस तरह थोड़ा सा एक मतलब क्या बोल सकते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ये सब उद्दीपन का उदाहरण है। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं, यानी कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। जैसे छुई मुई, लजवंती। छुई मुई क्या है? एक पौधा है, छूते हैं तो वो थोड़ा देर के लिए मुरझाती है। कि पौधे पत्ती छूने से अचानक मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है, यह पौधे का उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल समझे आप लोगों ने। प्रजनन पौधे और जंतु दोनों में होता है, परंतु दोनों में उसके तरीके भिन्न होते हैं। पौधा में कुछ अलग तरीक़ा से प्रजनन होता है और जंतु में कुछ अलग तरीक़ा से प्रजनन होता है। अलग अलग प्रजनन करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम इसी बात को यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखी गई है, मैंने इस बात को यहाँ पे पढ़ दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में आगे के चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। जब 6 क्लास की जो ये NCERT ख़त्म हो जाएगी, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो हम फिर 7 क्लास की शुरू करेंगे। 7 के बाद 8, 9th और 10th, 11, 12 की भी करेंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अभी एक ज्योग्राफी या हिस्ट्री के भी शुरू कर दूँ धीरे धीरे। आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद आप लोग देखेंगे नहीं तो मुझे उतनी मोटिवेशन नहीं मिलेगी। और बहुत कम लोग ही मेरे वीडियो देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग और अपने प्रतिक्रियाएं दीजिए। सही गलत जो भी कमेंट करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिएगा, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही बहुत सी परिवर्तनें होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।